नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस टॉपिक में हम विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन है जुलाई के, उसका इन्वायरमेंट सेक्शन को डिस्कवर करेंगे। और ये जो इन्वायरमेंट सेक्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, क्योंकि आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो या डिजास्टर मैनेजमेंट का मुद्दा हो, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इसको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से लिंक करके आप पढ़ें तो काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि बोथ आर इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट, तो आपको पढ़ने में आसानी महसूस होगी। तो लगभग लगभग 3-4 मेजर टॉपिक है इस सेक्शन के अंतर्गत, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका हाई सी ट्रीटी। क्या है ये ट्रीटी, उसको देखेंगे। कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट को साइन करने वाली है, और इस एग्रीमेंट को हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है। अब हाई सीज को समझना जरूरी है कि हाई सीज हम कहते किसको हैं। तो देखिए, जब आप किसी नेशन को देखते हैं, खासकर जो वाटर लॉक्ड नेशन होते हैं, जैसे इंडिया की बात कर लें, तो आपको पता है कि ये इंडिया का मैप है और इंडिया अच्छा खासा कोस्ट लाइन ओशियन के साथ शेयर करता है। ठीक है, अब अगर हम ओशियन को देखें तो एक साइड आपका बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ एरिया ओशियन का ऐसा है जो किसी देश के जुरिडिक्शन में आता है। तो जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का लगभग 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन वो भारत के जुरिडिक्शन में आता है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया है वो किसके कंट्रोल में आता है, तो वो बेसिकली किसी देश के कंट्रोल में नहीं आता है। सभी देश इस पर अपना जो रिसोर्सेस हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब सब देश का इस पर हक होता है। हाई सीज की बात कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है हाई सीज। ठीक है, तो अब आप समझिए कि हाई सीज को लेकर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस ना होने के कारण यहाँ की जो वाटर बॉडी है इसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, शोषण हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हाई सीज को प्रोटेक्ट किया जाए, मेराइन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। इसीलिए ये कंसेप्ट जो है हाई सीज ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। और भारत, चूँकि आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो इसीलिए इस ट्रीटी को भी भारत आगे अप्रूव भी करेगा, इस बात की पूरी पूरी चांसेस हैं। और ध्यान रखना है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस प्रोजेक्ट को, इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने आपको बताया हाई सीज के बेसिक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका हाई सीज है दे टिपिकली एक्सटेंड्स बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, लेकिन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स क्या होता है? अप टू 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहां पर देश की जो सॉवरिन राइट्स है वो स्टेट इंजॉय करता है। ठीक है, होप ये आप समझ गए होंगे पिक्चर के माध्यम से, और आपको डिटेल से हम समझाएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। अब मैंने आपको बताया, चूंकि ये जो हाई सीज होते हैं ये बेसिकली किसी देश के सॉवरिन कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो लगभग लगभग 2/3 ऑफ द टोटल ओशियन एरिया ये आपका हाई सीज के अंतर्गत आता है। इसीलिए आप समझिए कि चलो रिसोर्सेस तो वेरियस नेशन इसका यूटिलाइज करेंगे, नेविगेशन के लिए यूज करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे, लेकिन थ्रेट क्या है? थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी लॉस। थ्रेट है आपका कि भाई ओशियन का जो हेल्थ है वो भी बर्बाद हो सकता है, एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो ये बेसिक चीज है, और इसी को ध्यान में रखकर BBNJ एग्रीमेंट या फिर हाई सीज ट्रीटी को लाने का प्रयास किया गया है। और ये जो हाई सीज ट्रीटी है वो अनक्लॉज के अंतर्गत आता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। ये एग्रीमेंट पर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे, ये आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक बात तो ये है कि ये जो एग्रीमेंट अगर 60 देश रेटिफाई कर देते हैं, एक होता है आपका कि साइन करना, साइन करना बस हमें साइन कर दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे
वो हमारी जिम्मेदारी। एक होता है रेटिफाई कर दिया, रेटिफाई करने का मतलब है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करना ही है होगा, ठीक है। तो अगर 60 देश 60 कंट्रीज रेटिफाई कर देते हैं इस ट्रीटी को, तो ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप कहिए कि ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। इस चीज को आप समझिए। और फिलहाल अभी सिर्फ 8 पार्टीज या 8 कंट्रीज ने ही इसे रेटिफाई किया है, यानी कि 52 कंट्रीज की और जरूरत है इसको रेटिफाई करने का, टू हैव ए इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ऑब्जेक्टिव हमने आपको बता दिया, सस्टेनेबल यूज ऑफ मैराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द हाई सी एरिया। एक होता है सस्टेनेबल यूज, एक होता है आपका कि प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड में तो हम यूज ही नहीं कर सकते। सस्टेनेबल यूज मतलब हम यूज तो कर सकते हैं रिसोर्सेज को, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि जो आने वाला भविष्य है उसके लिए भी हम कुछ रिसोर्सेज छोड़ दें कि वो यूटिलाइज कर सके उन रिसोर्सेज को, ठीक है। ये चीजें होती है। तो क्या की गाइडिंग प्रिंसिपल है इस एग्रीमेंट का, तो आप देखिए पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का कंसेप्ट लागू होता है कि जो पॉल्यूट करेगा वो पे करेगा। उसके बाद कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड का प्रिंसिपल भी लागू होता है। मेराइन साइंटिफिक रिसर्च किया जा सकता है, इस प्रिंसिपल पर भी लागू होता है। उसके बाद इक्विटी एंड फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, यानी कि हाई सीज में लेट से कि कुछ रिसोर्सेज की डिस्कवरी होती है, ठीक है, कुछ नया चीज डिस्कवर होता है तो उस पर सभी देशों का अधिकार हो जाता है, मतलब ऐसे करके। उसके बाद प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यानी कि हम रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन पर भी ध्यान दें। उसके बाद ट्रेडिशनल नॉलेज को भी यूज किया जाएगा फॉर द कंजर्वेशन। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेजेज होते हैं, यानी कि लेट से कि अब आप समझिए कि कोई स्टेट है, उस स्टेट में कुछ ट्राइबल्स रहते हैं, हो सकता है उनको वाटर की जो बायोडाइवर्सिटी है, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, उसको प्रोटेक्ट करने का कुछ कल्चरल आइडियाज हो, तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है फॉर द प्रोटेक्शन। तो ऐसे करके आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्या कुछ प्रोविजन है BBNJ एग्रीमेंट या हाई सीज ट्रीटी का, तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि हाई सीज वाले एरिया में तो लागू होगा, लेकिन इट विल नॉट बी अप्लाई टू एनी वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवल ऑक्सिलरी, ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। और अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या है, तो इस ट्रीटी के अंतर्गत एक तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्टेब्लिश होगा, और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हैं बेसिकली जो नेशंस जो सदस्य बनेंगे इसके, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे हाई लेवल वाले, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बैठेंगे, जो भी मीटिंग होगा, डिसीजन मेकिंग करना होगा, तो ये COP ही करेंगे। उसके बाद साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी भी होंगे। तो इतना दो याद रखिए, काफ़ी हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है, क्या भाई साहब ये तो प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो एक फंड इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वॉलंटरी ट्रस्ट फंड। इसमें जो सदस्य देश हैं वो वॉलंटरी पैसे इसमें डालेंगे, और फिर इस पैसे का इस्तेमाल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा। साथ के साथ जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं जो इसके सदस्य होंगे, उनको मदद किया जाएगा टेक्नोलॉजी से, पैसे से, ताकि वो इस एग्रीमेंट को प्रोटेक्ट मतलब इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज प्रोग्राम जो भी चलाए जा रहे हैं उसको सपोर्ट किया जाएगा विद द मॉनेटरी वैल्यू। तो ये कुछ इनिशिएटिव है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद 4 सब्सटेंशिव एलिमेंट्स जो इस ट्रीटी के अंतर्गत है, एक तो नाम याद रखिए, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने काट भी दिया है। किस तरीके से प्रोटेक्शन किया जाएगा, तो एक है आपका एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स। क्या होता है, तो बेसिकली आपको पता होगा कि कुछ रीजन है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो, उस हिसाब से प्रोटेक्शन का लेवल हो, तो ये होता है आपका एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल। और जो कंसेप्ट है मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया, आप देखते हैं जो नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस टाइप से आपका एक प्रोटेक्टेड एरिया ही लैंड पर, ओशन के लिए जो कंसेप्ट है वो मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है या फिर बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेस है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और उसका एक एरिया डिमार्केटेड होता है, ठीक है। और आप देखिए लार्जेस्ट इंटरनेशनल मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो आपका अंटार्कटिका का रोस सी है, वहाँ आपका प्रोटेक्शन किया जा रहा है, पेंगुइन सब जो वहाँ रहते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक क्या है, ठीक है।
उसके बाद आप देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का भी कंसेप्ट इसमें लाया जा रहा है। और क्या होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कि भाई साहब कोई भी जो रीजन है, हाई सी का रीजन, वहाँ पर अगर हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज को वहाँ पर इंजाम देंगे। ठीक है। उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मेराइन टेक्नोलॉजी। ये जनरली जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं, जो लेस कैपेबल कंट्रीज हैं, उनको टेक्नोलॉजी दिया जाए ताकि वो भी प्रोटेक्शन के दायरे में और ज़्यादा आगे बढ़ सके और अच्छे से प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इस एग्रीमेंट का। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो होगा ही होगा। और आप देखिए कि यूएन के एक एस्टिमेट के अनुसार 17 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक डंप किए गए हैं ओशियन में 2021 में। और ये तो जो काउंटेबल है वो है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो काउंटेबल नहीं है, है ना। जो डाटा मिला है वो तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे देश ने प्रोवाइड किया होगा, बहुत सारे देश ने प्रोवाइड नहीं किया होगा, कम प्रोवाइड किया होगा, तो वो भी एक लॉजिक आता है, आप समझ के चलिए। उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रही है उसको भी कम किया जा सकेगा। इक्विटेबल इकोनॉमिक ऑर्डर और भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो है आपका स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। समझिए कि हाई सी में भारत एक मेंबरशिप ले रहा है, तो एक तो चलिए ठीक है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन होगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि भारत की जो निगरानी है हाई सीज में वो भी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि बार बार भारत के शिप्स भी जाके मॉनिटर करेंगे कि कुछ गतिविधियां तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में भारत का भी प्रेजेंस बढ़ जाएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद रिसोर्स बेनिफिट्स लाइक साइंटिफिक रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब तो मिलेंगे ही। उसके बाद प्रमोशनल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ऑलरेडी हमने इस पर बात कर ली है। कंक्लूजन की बात करें तो आप समझिए कि जो ओशियन रियल्म है, यानी कि जो ओशियन इतना बड़ा एरिया है ना, आपको पता ही है 70:30 का रहता है अप्रॉक्स, मैं बता रहा हूँ। तो इतना बड़ा एरिया है और साथ के साथ काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल भी है टू द बायोडाइवर्सिटी लॉस, टू द पॉल्यूशन। अभी आप प्लास्टिक पॉल्यूशन का डाटा देख ही लिए हैं। इसीलिए अगर आपको 30x30 इनिशिएटिव अचीव करना है, क्या है ये इनिशिएटिव, टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ मेराइन इकोसिस्टम बाय 2030, तो इस प्रकार की इनिशिएटिव काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अनक्लॉज के बेसिक्स को समझते हैं। इसको ऑलरेडी हमने पहले कभी चर्चा किया था, लेकिन आपको फिर से समझा देते हैं, समझना जरूरी है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। नाम से पता चल रहा है यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, यानी कि एग्रीमेंट है जो सीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, और किस टाइप से रेगुलेट करता है, तो ये बेसिकली नेशनल जुरिडिक्शन डिसाइड करता है कि कौन से देश के लिए कितना वाटर का जुरिडिक्शन होगा, अगर वो कोस्टल स्टेट है, कोस्टल कंट्री है तो। ठीक है, उसके साथ साथ अगर कुछ डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द जुरिडिक्शन बिटवीन टू कोस्टल कंट्रीज, तो उसको एड्रेस करने के लिए भी आपका एक अथॉरिटी बनाया गया है। कि आप उस अथॉरिटी का नाम आप हमें बता सकते हैं, अच्छा होगा, रिकॉल करिए आप। ठीक है, और आप देखिए कि इसको 1994 में इन्फोर्स किया गया था और लगभग एक प्रकार से 170 स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया इसके मेंबर बन चुके हैं, इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशियंस भी कहा जाता है। और हमने आपको बताया कि डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ नेशन रिगार्डिंग एक्टिविटीज की वो ओशियन में क्या कर सकते हैं। ठीक है, कितने दायरे तक उनका सॉवरेनिटी राइट्स चलेगा, पैसेज राइट्स जो शिप्स के पैसेज होते हैं वो कितना है, क्या है। ठीक है, एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक यूजेज, जो आपके रिसोर्सेस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए आप इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी अनक्लॉज के अंतर्गत ही स्टैब्लिश किया गया है। और क्या काम करते हैं ये, तो आपको पता है कि जो ओशियन है उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेस हैं। तो जो देश है उसको माइनिंग करते हैं, अब इतना खतरनाक माइनिंग हो जाए, ओवर माइनिंग हो जाए तो नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए उसको रेगुलेट भी करते हैं। ठीक है, खासकर ऑन द रीजन बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, ये ध्यान रखना है, बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, क्योंकि अगर हमारा नेशनल जुरिडिक्शन है तो वहाँ पर इंटरनेशनल अथॉरिटी का अधिकार उतना नहीं चलता है। इसलिए जो आपका बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन है, यानी कि हाई सीज वाला एरिया, वहाँ पर ये माइनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं।
ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इनका टेरिटोरियल डिमार्केशन, ठीक है। जैसे जो आपका कोस्टल स्टेट्स या कंट्रीज हैं, तो उनको या उनके टेरिटरी को वो कितने नॉटिकल माइल्स तक वाटर बॉडीज में एक्सटेंड करते हैं उसको डिमार्केट किया जाता है। टेरिटोरियल सी, कंटेजियस जोन, उसके बाद आप समझिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद हाई सी। इसको समझने के लिए इंडिया का एक बेस्ट मैप हम लेते हैं। ये देखिए आप, मैंने मैप बनाया है इंडिया का, और ये आपका वाटर बॉडीज है। कौन सा वाटर बॉडीज है? लेट्स से बे ऑफ बंगाल। और ये आप किसी भी देश के साथ लागू कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन होता है लेकिन नॉर्मल नियम यही लागू होते हैं। तो ये आपका पूरा वाटर बॉडीज है। तो अप टू 12 नॉटिकल माइल देखेंगे फ्रॉम द कोस्ट लाइन, तो उसको हम टेरिटोरियल सी कहते हैं। और किसी भी देश का यहाँ सॉवरेनिटी राइट होता है, यानी कि जो भी कोस्टल स्टेट है उसका पूरी सॉवरेनिटी राइट होता है। यहाँ पर आपके जो फ्लाइट्स हैं उन सबको भी पैसेज नहीं दिया जा सकता है अगर वो देश चाह ले तो। उसके बाद है कंटेजियस जोन। ये आप देखिए जो कंटेजियस जोन है अप टू 24 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है। यहाँ पर आप देखिए 12 नॉटिकल माइल से 24 आपका नॉटिकल माइल्स तक आपका कंटेजियस जोन है। फिर आप देखेंगे कि जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है ये फ्रॉम 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, होप यू अंडरस्टूड। तो ये आपका चीजें हैं। उसके बाद हमने बता दिया कि जो 200 नॉटिकल माइल्स है उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो फिर हाई सीज का एरिया आ जाता है, जहाँ पर किसी भी देश का अपना अपना सॉवरेन राइट नहीं होता है। सारे जो भी देश हैं वो उस रिसोर्सेज को वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट बस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमने इसको बताया। चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रेजिलेंस। अब ये इंडिया के कंटेक्स्ट को लेकर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है और इस सीजन में बरसात तो होती है लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर भी आते हैं। डिजास्टर इन द सेंस लाइक फ्लड रिलेटेड डिजास्टर। असम का कहानी आप देख लीजिए, फिर आप केरला का कहानी देख लीजिए, हिमाचल, उत्तराखंड, सब कुछ एक प्रकार से दाव पर लग जाता है। लाइफ हो, लाइवलीहुड हो या फिर प्रॉपर्टी हो, ठीक है, कैटल्स हो, सब कुछ दाव पर लग जाता है। मुंबई का भी हाल आप देख लीजिए, महाराष्ट्र का ओवरऑल। ठीक है, तो क्या नजर आता है कि इवन आपका जो अर्बन एरियाज है वो भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई डिजास्टर आता है तो इन एरियाज पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब कुछ वल्नरेबिलिटी देखिए इंडियन सिटीज का, कुछ डाटा के अनुसार इसको हम कंपाइल करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अर्बन पॉपुलेशन देखा जाए तो 30% हो गया है पूरे भारत के पॉपुलेशन का जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, और 2030 आते आते 40% होगा। और भी अगर हम ईयर बढ़ा दे तो 50% भी हो जाएगा एक समय। यानी कि एक समय आएगा जब 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरिया। लेकिन जब अर्बन एरिया खुद सुरक्षित नहीं होगा, खुद वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन को कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिजास्टर, इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द फॉर्म ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने बताया। उसके साथ साथ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एक बड़ी समस्या है हमारे देश में, कि भाई कोई प्लानिंग के साथ अर्बनाइजेशन नहीं होती, अपने आप अर्बनाइजेशन के रूप में जगह है वो ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, और एक केस स्टडी आप यूज कर सकते हैं कि जो हमारा मुंबई है ना, मुंबई जिसको हम फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं, तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि जो उसकी कैपेसिटी है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को सहने की, वो ऑलरेडी 2014 में क्रॉस हो चुकी है। तो अब जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होंगे उसका इम्पैक्ट टू मच विजिबल होगा वहाँ के रीजन में। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की तो समस्या आप देख ही रहे हैं, हीट वेव्स आ जाता है, अर्बन फ्लड्स आ जाता है, साइक्लोन जैसी समस्या आती है, तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर धाराशाही हो जाता है। उसके बाद एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज इन द सेंस ऑफ अर्बन पॉवर्टी, ठीक है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इनइक्वलिटी, ये सब समस्या है। उसके साथ साथ आप देखिए अगर हम वुमेन सेफ्टी भी एक आप मुद्दा ले सकते हैं अर्बन एरियाज में। ये हो गया। तब बात करते हैं डिजास्टर रेजिलेंट सिटी क्या होता है, क्योंकि अगर हमें सिटी विच इज रेजिलेंट, तो
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो जो डिजास्टर रेजिलेंट सिटी है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सिटी होगा वो डिजास्टर रेजिलेंट होगा, यानी कि अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो इतना ज़्यादा उसके अंदर क्षमता हो कि वो अपने इम्पैक्ट को कंट्रोल कर दे, है ना। जैसे एक बाढ़ आ गया एक सिटी में, ठीक है। अब एक सिटी ऐसा हो सकता है अमेरिका में एक ऐसी सिटी हो जहाँ पानी आती तो है लेकिन आराम से पास हो जाती है, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि पानी रुकती ही नहीं है, ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाती है, चाहे वो डैम हो, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो ओशन हो। तो वो हो गया आपका डिजास्टर रेजिलेंट सिटी, ठीक है। तो ये जो डिजास्टर रेजिलेंट सिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लड को कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बिल्डिंग डिज़ाइन हो, वहाँ पर फॉलो की जाती हो कि भाई साहब अगर अर्थक्वेक भी आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ आप देखिए कि फ्लड प्लेन्स या स्टेप स्लोप्स पर घर ना बनाए जाते हों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद वो जगह इंक्लूसिव, कॉम्पिटेंट एंड अकाउंटेबल लोकल गवर्नमेंट वहाँ पर होना चाहिए, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर उसका सॉर्ट आउट ये लोकल बॉडी कर सके। उसके बाद लोकल इन्फॉर्मेशन बेस तो होना ही चाहिए कि भाई अगर कोई डिजास्टर रिलेटेड घटना घट सकती है तो उसका अर्ली वार्निंग एसेसिबिलिटी होना चाहिए, लोगों के पास मैसेज चला जाए, कॉल चला जाए कि समस्या आ रही है, आप लोग अलर्ट हो जाएं, आप लोग ये कर ले वो कर ले, है ना। उसके बाद आप देखिए पीपल आर एम्पावर्ड टू पार्टिसिपेट, डिसाइड एंड प्लान देयर सिटी, कि कैसे सिटी को बनाना है, मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं। उसके बाद कोई अगर डिजास्टर आ भी गई तो काफ़ी तेज़ी से उस पर एक्शन लिया जाए, इमीडिएट रिकवरी स्ट्रेटजी हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है जापान, ठीक है। इतने ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, डैमेज होता है प्रॉपर्टी, लेकिन रिकवरी काफ़ी ज़्यादा स्पीडी होती है, नुकसान काफ़ी कम होता है। तो इनिशिएटिव क्या लिया गया है फॉर डेवलपिंग अर्बन डिजास्टर रेजिलेंस, तो आप देखिए गवर्नेंस के लेवल पर देखिए तो ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू किया हुआ है, और इसके अंतर्गत हमारे इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट के लेवल पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम भी होती हैं जो मुसीबत के समय मदद करती हैं। आप देखते हैं जब भी बाढ़ आता है तो एनडीआरएफ की टीमें लग जाती हैं लोगों को बचाने के लिए। उसके बाद आप देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 लाया गया था। फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट तो है ही, जो बहुत सारे जो अर्बन रिलेटेड चैलेंजेज हैं उसको डील करते हैं, जैसे बिल्डिंग कोड्स की, भाई बिल्डिंग जो है वो जो भी डिजास्टर रेजिलेंट है वो बनाई जा रही है कि नहीं बनाई जा रही है। जैसे दिल्ली सब में क्या है, जो बिल्डिंग बनाए जाते हैं आपको पता होगा कि एक प्रॉपर उसके लिए बिल्डिंग कोड होता है, क्योंकि दिल्ली भी एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है। तो अगर कमज़ोर पिलर वाला बिल्डिंग बनेगा तो फिर नुकसान हो सकता है सब कुछ को, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर इसे फॉलो भी नहीं किया जाता है, जिसका खामियाजा आपने देखा कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, ठीक है, आपके करोल बाग में वो जो घटना आपने देखा वो कहीं ना कहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद गवर्नेंस स्कीम्स भी चलाए जा रहे हैं, जैसे अमृत स्कीम है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है। ये सब कुछ स्कीम्स याद रख सकते हैं। उसके बाद क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, यूनियन बजट 2024-25, अब ये जो है करंट डाटा है, इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जो यूनियन बजट 2024-25 है इसमें इलेक्ट्रिक बस सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन नहीं करती है, तो इससे आपका पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा और सिटी में जो पॉल्यूशन की समस्याएं हैं वो कम होगी। और उसके लिए 1300 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है। ये सब चीज़ें हैं। चैलेंजेस क्या है, तो वही प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। नीति आयोग का एक डाटा की बात करें तो 65% ऑफ इंडियन सिटीज, इनके पास तो कोई मास्टर प्लान ही नहीं है कि भाई सिटीज को कैसे विकसित करना है, ड्रेनेज सिस्टम क्या हो, रोड बनाया जाए तो उसका क्या प्लान होना चाहिए, क्या मटेरियल यूज किया जाना चाहिए, कुछ भी नहीं। गवर्नेंस इश्यू तो लगी ही रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंक्रीटाइजेशन, जहाँ जहाँ आप अर्बन एरिया देख रहे हैं वहाँ पर सॉइल देखने को नहीं मिलेगा, केवल पार्क को छोड़कर। तो क्या है, इससे आपका अर्बन हीट आइलैंड विकसित होता है। क्या है अर्बन हीट आइलैंड? बेसिकली जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर रिलेटिवली आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द GHG इमिशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन। और ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्या करती हैं, ये जो हीट निकलती है आपके अर्बन एरिया से, चाहे AC हो, वेहिकुलर इमिशंस हो,
तो उन सब को एब्जॉर्ब कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। या फिर आप समझिए कि जो सोलर रेडिएशन आ रहा होता है सन से, और ये गैस अगर ज़्यादा हो जाए GHG, तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होगी अर्बन एरिया में। उसके बाद क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनसफिशिएंट है। पेशेंट्स जो है, पता चला कि लाइन पे लाइन लगे हुए हैं लेकिन पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता है। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन इन फंक्शनिंग, मतलब ये है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन वो एक साथ मिलकर कार्य नहीं करते, अलग अलग कंपार्टमेंट में काम करते हैं, तो इससे आपका कोऑर्डिनेशन नहीं इस्टेब्लिश हो पाता है। प्राइवेट फंडिंग की भी कमी है। वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई गवर्नेंस को मजबूत किया जाए, और उसके लिए जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का फंक्शन है वो म्यूनिसिपैलिटीज को दिया जाए, और उसके लिए फाइनेंस की भी ज़रूरत होगी, तो फाइनेंस भी मुहैया कराया जाए। जिसके लिए एक सजेशन है कि लैंड बैंक्स क्रिएट किए जाएं, जो कि म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा ही ऑन किए जाएंगे। उसके बाद जो कंसेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग का डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि CSR में जो फंड आते हैं वो बहुत सारे सोशल सर्विसेज के लिए यूज किए जाते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक्सप्लोर किया जा सकता है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखें, इन्वायरमेंट से रिलेटेड या सोशल से रिलेटेड, तो ये जो CSR है और PPP है, ये कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। पार्टिसिपेटरी फंडिंग, नेचर बेस्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है। ठीक है। उसके बाद नेचर बेस्ड डेवलपमेंट, जैसे फॉरेस्टेशन हो, ओके। और उसके बाद जो आपके हिली एरियाज हैं वहाँ पर आपका नेचर रिलेटेड इनिशिएटिव्स होने चाहिए, ना कि वहाँ पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे जो वहाँ के गाछ वृक्ष को ख़त्म कर दे, क्योंकि ऑलरेडी माउंटेनियस रीजन इज़ वल्नरेबल टू द सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। उसके बाद जो भी पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस है उसको ग्रीनिंग करिए वाया एफोरेस्टेशन, ग्रीन मोबिलिटी या ऑटोमोबाइल्स को प्रमोट करिए, जो कि हो भी रहा है। उसके बाद आपका आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये UN के लेवल पर स्ट्रेटजी है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई साहब UNISDR की 10 एसेंशियल कंपोनेंट्स को यूज किया जाना चाहिए टू मिटिगेट टू प्रिवेंट द डिजास्टर रिस्क। इसमें आपका डिजास्टर रेजिलेंस पर फोकस किए जाए। करंट एंड फ्यूचर रिस्क क्या हो सकता है सिटी को लेकर, उसको भी आइडेंटिफाई किया जाए। फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ाया जाए। अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजाइन को सस्टेनेबली प्रमोट किया जाए, कि भाई जो सस्टेनेबल डिजाइन है, डेवलपमेंट है, उस पर हम फोकस करें। ठीक है, यही सब कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद रिकवरी एंड बिल्डिंग बेटर, मतलब अगर डिजास्टर आ भी गई तो जल्द से जल्द रिकवरी हो, इस पर भी काम होना चाहिए। तो ये हमने आर्टिकल देखा। अब चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ, लैंड स्लाइड्स। ठीक है, तो जो लैंड स्लाइड है, नाम से पता चल रहा है जब लैंड स्लाइड हो जाती है डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसको हम लैंड स्लाइड कहते हैं। लैंड मतलब जमीन, तो जमीन या इसको हम भूस्खलन भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, कंटेक्स्ट क्या है, तो बिकॉज ऑफ द मानसून सीजन एंड एक्सेसिव रेनफॉल इन केरला, जो केरला की वयनाड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट लैंडस्लाइड देखने को मिली, और आपने इसे देखा भी होगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों की नुकसान हुई, काफ़ी ज़्यादा लोग मिसिंग है, लोगों की बॉडी तक नहीं मिल पाई। इतनी गंभीर समस्या लैंडस्लाइड की केरला में देखने को मिली, और ये पहली बार नहीं है। मोस्टली देखा जाए तो हर साल लैंडस्लाइड की समस्या, एक्सेसिव रेनफॉल की समस्या केरला में आती है। अब क्यों केरला में एक्सेसिव रेनफॉल होता है, इसका कारण आपको बताना है। ठीक है, अब कुछ हम लैंडस्लाइड्स के डाटा पर हम फोकस करते हैं। हमने ऑलरेडी लैंडस्लाइड का डेफिनेशन देख लिया। अब देखिए, इंडिया लैंडस्लाइड सस्पेक्टेबिलिटी मैप, इसके अनुसार लगभग 13.17% ऑफ द कंट्री इज सस्पेक्टेबल टू लैंडस्लाइड, एंड उसमें सिक्किम की अगर हम बात करें तो लगभग आपका 57.6%, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द एरिया ऑफ द सिक्किम इज लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। जबकि केरला की बात करें तो 14% ऑफ द लैंड इज अंडर वेरी हाई सस्पेक्टेबिलिटी कैटेगरी। और जो डेथ होता है लैंडस्लाइड के अंतर्गत, अगर हम टोटल वर्ल्ड लेवल पर डेथ को देखें तो हमारा जो शेयर है इंडिया का 8% है। तो ये भी बहुत ही दुख वाली समस्या है। तो अब बात करते हैं कि लैंडस्लाइड की कारण क्या है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि हिमालयन रीजन के लिए अलग लैंडस्लाइड के कारण है,
और वेस्टर्न घाट के लिए अलग है। अब हिमालयन रीजन के लिए क्या है, तो सबसे पहला बात तो ये कि हिमालयन रीजन आपको पता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, टेक्टोनिकली अनस्टेबल रीजन है, यानी कि यहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, जिसके कारण जो जमीन है उसमें कंपन होता है और जो मटेरियल्स टच में रहते वो अलग अलग हो जाते हैं, दरारें आ जाती हैं और लैंडस्लाइड हो जाता है। उसके बाद जो मटेरियल्स है हिमालयन रीजन में वो काफ़ी लूज सेडिमेंट्स के बने, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट है ना, छूने से थोड़ा सा प्रेशर पड़ने से वो टूट जाएगा, इसीलिए ये भी एक कारण है। उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बनाई गई हैं, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप समझिए कि इतने बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, वाटर स्टोर किए जाते हैं, तो ऑलरेडी जो प्रेशर बनता है बिकॉज ऑफ द डैम, तो वो भी जो लैंडस्लाइड है उसको काउज करवाने में मदद करती है। और क्यों हिमालयन रीजन में डैम ज़्यादा बनाए जाते हैं, ये आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके बाद डेवलपमेंटल एक्टिविटी, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप सिल्क यार्ड टनल को आप देख सकते हैं। जो टनल बनाई गई थी जिसके कारण जो लोग फंस गए थे वहाँ पर, लगभग आई थिंक कि 30 दिन तक फंसे रहे थे, कि जो भी है अच्छे खासे दिन तक फंसे रहे थे लोग। और क्या कारण था कि यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही थी। ठीक है, केस स्टडी आप सिल्क यार्ड टनल का लिख सकते हैं, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद वेस्टर्न घाट के कारण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है वहाँ पर मानसून इंड्यूस लैंडस्लाइड। इतनी ज़्यादा बरसात होती है क्योंकि जो भी मानसून है उधर से इंटर करते हैं कि भाई साहब लैंडस्लाइड हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि थोड़ा हाईली एलिवेटेड रीजन है, स्लोपी रीजन है, स्लोप है, इस टाइप से पहाड़ ही एक प्रकार से आप मान के चलिए। ठीक है, तो ऐसे है ना, तो पहाड़ टाइप ही है, काफ़ी ऊंचा है, तो इतना ज़्यादा एक्सेसिव पानी पड़ता है, प्रेशर पड़ने के कारण वाटर पेनिट्रेट करते हैं और फिर मटेरियल शिफ्ट हो जाता है, अलग हो जाता है। उसके बाद जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी विथ नियो टेक्टोनिक एक्टिविटी, क्या मतलब है? हालांकि वेस्टर्न घाट को देखा जाए तो जियोलॉजिकल स्टेबल है, लेकिन पहले कभी यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी जिसके कारण जो लैंड है या फिर जो एरिया है वो उसमें दरारें आ गई होंगी, और बिकॉज ऑफ दैट दे आर लैंडस्लाइड सस्पेक्टेबल। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, कस्तूरी रंजन रिपोर्ट का नाम आपने सुना भी होगा, है ना, इसलिए तो कंसेप्ट आ रहा है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का, लेकिन अभी तक वो जो डिजायर्ड एरिया है उसमें वो डिक्लेयर नहीं हो चुका है। उसके बाद आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स, कंस्ट्रक्शन, ये सब एक कारण है। क्या स्टेप्स लिए गए हैं? अर्ली वार्निंग फोरकास्टिंग, ये तो स्टेप लिए गए हैं, लेकिन इसका आप केस स्टडी ये भी लिख सकते हैं कि डिस्पाइट वी हैव द अर्ली वार्निंग सिस्टम, लोगों को हम बचा नहीं पाते, कम से कम लोगों के जान तो बच जाए, तब तो हम ये साबित कर पाएंगे कि हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए आप ये दो चीज़ याद रखना है आपको, भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है, ताकि जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन साझा किए जा सके लोगों के बीच, और लोग अपने आप को एक प्रकार से प्रिपेयर्ड रखें इफ़ एनी डिजास्टर कम्स। उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस भी है, डेडिकेटेड स्कीम्स भी है लाइक लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम ऑफ द NDMA। उसके बाद नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी भी है। उसके बाद अगर हम देखें सेंडाई फ्रेमवर्क, तो ये ग्लोबल लेवल पर ये फ्रेमवर्क है, गाइडलाइंस है, जो बताता है कि कैसे आपको डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना है विद इन द टारगेट 2015 से 30। ठीक है, लेकिन बात वही है कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, तो लोग बस या देश जो भी है एक प्रकार से इसको हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? लैंड यूज जोनिंग रेगुलेशन होना चाहिए, यानी कि जो भी लैंड एरिया है सबसे पहले तो उसका जोनेशन किया जाए कि भाई वो एरिया काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल तो नहीं, लेस वल्नरेबल है या फिर वेरी लो वल्नरेबल है, उस हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटीज प्रमोट किए जाए, रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड, ऐसे करके होता है। ठीक है, इसके बाद स्लोप मॉडिफिकेशन रेगुलेशन किए जा सकते हैं, इसका एग्जांपल एजुअल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लिया जा सकता है। ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक लैंडस्लाइड मिटिगेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य के लिए अपनी अपनी डिफरेंट कारण हो सकते हैं और डिफरेंट रिसोर्सेस हो सकते हैं, तो इसीलिए स्टेट वाइज किया जा सकता है। उसके बाद डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जैसे केरला में ये भी देखा गया काफ़ी ज़्यादा
प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे थे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में, यानी कि वेस्टर्न घाट रीजन में, जिस पर एक्सपर्ट कमेटी ने कंसर्न्स भी जताया था, फिर भी उसको आगे फॉरवर्ड किया गया। जैसे आप यहाँ पर माधव गढ़गिल कमेटी का भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल कवर हो गया है। और ये मैप आप देखिए, जब भी आप ज्योग्राफी का आंसर लिखें और आपको अगर कभी भी डिजास्टर पर, लैंडस्लाइड पर क्वेश्चन आ जाए, तो ये मैप जरूर आप बना दें, ताकि पता चले कि भाई कौन कौन से एरिया आप देखिए कि लैंडस्लाइड के जोन में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये आप देखिए जो हिमाचल है या फिर आपका उत्तराखंड है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। फिर आप देखिए वेस्टर्न घाट का एरिया, फिर आप देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न का एरिया है ना, असम को छोड़ दीजिए। अब आप हमें बता सकते हैं असम क्यों नहीं है आपका लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ चलते हैं। न्यूज में क्यों है, तो पैराग्वे, अभी इसको आपको मैप में जाके खोजना है कि पैराग्वे कहाँ पर है। तो ये 100th कंट्री बन गया है टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब हमने आपको बताया कि पैराग्वे आपको ढूंढना पड़ेगा और इस कंट्री में क्या फिजिकल फीचर्स हैं उसको भी आपको देखना है, ताकि मैपिंग सीरीज आपका यहीं से कंप्लीट होने जाने लगे। ठीक है, अब इस बात को समझिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जब हम बात करते हैं, किस लिए लाया गया होगा, क्या पर्पज़ होगा। एक्चुअली जो आपका क्लाइमेट चेंज है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है ना, बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल इमिशंस, जीएचजी इमिशंस, एंड उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा है। तो जो एनर्जी है, अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो आपके फॉसिल फ्यूल्स वाले एनर्जी है उस पर डिपेंडेंसी कम होगी, तो फिर हमारा क्लाइमेट चेंज को होने से, खासकर उसको एक्सेलरेट करने से रोका जा सकता है। सिंपल सा कंसेप्ट यही है। लेकिन अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें एनर्जी ट्रांजिशन का क्या स्टेटस है, तो एनर्जी ट्रांजिशन जो अभी फिलहाल हो रही है उतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि वो पेरिस एग्रीमेंट के गोल को अचीव कर सके, जिसके अंतर्गत टारगेट रखा गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो टेम्परेचर है वर्ल्ड का, उसको 1.5 डिग्री तक के लिमिट में रखा जाए। ये हासिल होना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो करंट प्रोजेक्शन है वो ये सजेस्ट करती है कि 2050 तक सिर्फ 4% ही रिडक्शन होगा ग्लोबल इमिशन में। 4% रिडक्शन से क्या ही हो जाएगा। और अगर 4% रिडक्शन होता है, फिर भी आप देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग जो होगा वो 2.4 डिग्री से हो जाएगा। मतलब यहाँ 1.5 डिग्री पर कंट्रोल करने की बात हो रही है, यहाँ पर 1 डिग्री एक्स्ट्रा पहुँच जा रहा है अगर 4% रिडक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब जो आपका रिडक्शन करना है ग्लोबल इमिशन को, उसको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इनडायरेक्टली तो यही कहा जा रहा है। उसके बाद आप देखिए कि अगर आप सचमुच में रिडक्शन करना चाहते हैं, तो जो सोलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बाय 2030, लगभग आपका 1.6 से लेकर 2 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है एनर्जी ट्रांजिशन में, काफ़ी आसान चीज़ें हैं। जैसे ये हर जगहों पर एसेसिबल है। अगर हम अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन को छोड़ दें तो एसेसिबल होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो भी लो कॉस्ट पर और लो कार्बन फुटप्रिंट पर एज कम्पेयर टू अदर रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक हाइड्रो पावर एंड बायो एनर्जी। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि घर घर में ये सोलर प्लेट लगाए जा सकते हैं। उसके लिए आपको पता है कि कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, पीएम कुसुम योजना भी है। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन भी हो सकती है और लोगों की जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पर वो कम हो सकती है। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड इनोवेशन इस फील्ड में किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बेसिक्स की। तो ये जो इनिशिएटिव है इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 में लॉन्च किया था अंडर द यूएन पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 जिसको कहते हैं UNFCCC का, और इनफोर्स हुआ था आपका 2017 में। और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करता है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है। ठीक है,
उसके बाद मेंबरशिप अगर देखें तो 100 मेंबर्स जिन्होंने रेटिफाई कर लिए हैं। और कौन कौन इसे ज्वाइन कर सकता है, तो जितने भी यूएन के मेंबर स्टेट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे क्या बेनिफिट होगा, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी एसेसिबिलिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, ये सब तो होंगे ही। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। और एक ये ध्यान रखना है आपको, इट इज़ गाइडेड बाय टुवार्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। इसके अंतर्गत क्या है कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज किया जाएगा सोलर एनर्जी में बाय 2030। मोबिलाइज करने का मतलब जैसे सोलर एनर्जी है तो इसके लिए सोलर प्लेट बनाए जाते हैं, उसमें तो खर्च आती है ना, टेक्नोलॉजी खरीदने में खर्च आती है, रिसर्च में खर्च आती है, ताकि जो इफ़िशेंसी है, प्रोडक्टिविटी है सोलर प्लेट्स के एनर्जी कन्वर्जन में वो बढ़े। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक तो एनर्जी इक्विटी एंड जस्टिस, क्योंकि जो छोटे छोटे देश हैं वो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़कर और क्लाइमेट चेंज को निपट सकते हैं और वो भी एनर्जी सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो सोलर एनर्जी है फ्रॉम लैब टू स्ट्रीट्स, अब घर घर में भी सोलर एनर्जी आने लगी है, आपने देखा भी होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसे प्रमोट भी कर रही है ब्रॉड लेवल पर। उसके बाद ग्लोबल सोलर एनर्जी मार्केट भी डेवलप हो रहा है और लार्ज स्केल सोलर डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है। और देखिए आप पीएम कुसुम योजना दैट डील्स विद सोलर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। उसके बाद देयर इज ए प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बदलाव देखने को मिला। कैसे, पहले सिर्फ भारत पार्टनरशिप करता था, अभी क्या है, लीडरशिप कर रहा है इन मुद्दों पर, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि जो आपका ग्लोबल साउथ का इंटरेस्ट है, यानी कि जो आपके लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है, ये सब ग्लोबल साउथ में आते, तो इनके भी इंटरेस्ट को भारत आगे कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, मिशन लाइफ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेज हैं, जैसे जो मेंबर स्टेट्स हैं, अब इतने सारे मेंबर हो गए, कोऑर्डिनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण इम्प्लीमेंटेशन हिंडर होती है, प्रभावित होती है। जियो पॉलिटिकल चैलेंजेज भी है। कैसे, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना डोमिनेट करता है। अगर चाइना ने कॉस्ट बढ़ा दिया या फिर सप्लाई देने से मना कर दिया तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रुक सकता है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी काफ़ी कम है, आगे बढ़ाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन इश्यू तो है ही, जैसे अगर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है तो बड़ा बड़ा ज़मीन एक्वायर करना पड़ेगा, उसके लिए समय लगता है, कभी कभी अप्रूवल नहीं आती है, मिनिस्ट्री वाइज डिले भी हो सकती है, पोटेंशियल इकोलॉजिकल हार्म भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो सकता है डिफॉरेस्टेशन करना पड़े, कभी कभी फूड सिक्योरिटी पर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट है, अब इसको तो डिप्लॉय करना है तो ज़मीन की ज़रूरत है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो अगर फर्टाइल लैंड पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा तो फिर वहाँ पर खेती करना मुश्किल हो जाएगा। वे फॉरवर्ड क्या है कि जो भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड चैलेंजेस है उसको डील करिए, रीजनल डिस्पैरिटी को भी दूर करिए, इक्विटी होना चाहिए, इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, और एनर्जी इक्वालिटी पर भी फोकस होना चाहिए। कंक्लूजन के तौर पर आप देखिए कि भारत ने जो इनिशिएटिव लिया है, लाइक ISA, ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो G20 में अभी बात बनी थी, वो कहीं ना कहीं भारत की क्षमता को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हम जो है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया में लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ हम अपने जो ओल्ड इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर है या संस्कृति है उसको भी लेकर चल रहे हैं, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज वर्ल्ड फैमिली, यानी कि जो दुनिया है, दुनिया के जो देश हैं, जो गरीब देश है, उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं, प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को भी हम आगे रख रहे हैं। कुछ इनिशिएटिव जो ISA की तरफ से हुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ से, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। उसके बाद कुछ केस स्टडी जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन इस पर आता है तो, जैसे इंडिया का फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर प्लांट कयमकुलम केरला में, सूर्य नूतन जो कि आपका सूर्य से चलने वाला सोलर कुकिंग डिवाइस है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसे बनाया था। उसके बाद नॉर्थ सी वन विच इज वर्ल्ड फर्स्ट ऑफशोर सोलर सी फार्म इन नेदरलैंड, मतलब आप समझिए ये सोलर मतलब ये जो सी बॉडी है उसी पर आपका प्लेट बिछा दिया गया है। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट है। अब आते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर, जो कि आपका 5वां टॉपिक है। कंटेक्स्ट क्या है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने फंड्स कुछ पैसे अप्रूव किए हैं फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम अप टू 2024 से 2029।
हालांकि ये जो आपका बस्टर रिकवरी प्रोग्राम है 2033 तक चलेगा और फंड जो है 2029 तक रिलीज किया गया है, फिर बाद में और रिलीज किए जाएंगे। तो मेंस के लिए एज सच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर। तो हम दोनों एंगल से देखेंगे, केस स्टडी में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। बस्टर रिकवरी प्रोग्राम, ये जो बस्टर रिकवरी प्रोग्राम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेशर फ्लोरिकन जो कि बर्ड के स्पीसीज ही है उसको प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। नाम से पता चल रहा है इनको रिकवरी करने के लिए, रिकवरी करने की मतलब क्या है कि जरूर इस पर खतरा मंडरा रहा होगा, तभी तो ये दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। तो ये जो रिकवरी प्रोग्राम है पहली बार 2013 में स्टार्ट हुआ था अंडर द नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। बाद में इसको नाम बदलकर 2016 में बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट कर दिया गया था। इसका फर्स्ट फेज खत्म हो चुका 2016 से 2021 तक, और जो सेकेंड फेज है आपका 2021 से 33 तक आपका इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, काफ़ी कम पॉपुलेशन इन दोनों की। और जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट होगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। फंड करने वाली जो अथॉरिटी है वो कंपा यानी कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, और कुछ पार्टनर एजेंसी है, नहीं याद रखना है। प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव है नाम से पता चल रहा है, जो ब्रीडिंग्स हैं इनकी, इनको कंजर्व करना है। उसके बाद रिसर्च करना है ताकि हम इनके जो भी थ्रेट्स हैं उसको रोक सके, कम कर सके। कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। तो ये सब कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। और कुछ कोलैबोरेटिंग एजेंसी जो मिलकर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है। इट्स ए पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो नेचर के कंजर्वेशन को प्रमोट करने में मदद करती है। 1883 से ही एक्टिव है ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बात करते हैं दो स्पीसीज की, यानी कि लेसर फ्लोरिकन। तो ये स्मॉलेस्ट बर्ड है बस्टर्ड फैमिली का, याद रखना है बस्टर्ड फैमिली का स्मॉलेस्ट बर्ड है। देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम बस्टर्ड की अदर फैमिलीज को देखें, आई थिंक इसमें 4 स्पीसीज आते हैं, तो इसमें सबसे छोटा यही है। और ये IUCN के स्टेटस में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी है। हैबिटेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैप देखें हैबिटेट का, तो आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश में भी मिल जाते हैं। थ्रेड्स काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें, नाम से पता चल रहा है ये जो बस्टर्ड की स्पीसीज सबसे बड़ी स्पीसीज है, सबसे ज़्यादा भारी भी है। ठीक है, और देखिए आप शेड्यूल 1 एंड 4 में ये भी आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये भी हैं। और ये बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडेमिक है, मतलब यहीं पर मिलते हैं, तभी तो नाम पर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इंडियन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इंडिया में मिलते हैं, इंडेमिक है। ऑमनीवोरस बर्ड है, यानी कि जो ग्रासेस हैं वो भी खाते हैं, उसके साथ साथ जो आपका इंसेक्ट सब है वो सब भी खा लेते हैं। उसके बाद देखिए फ्रंटल विजन नहीं है, इसलिए आप देखेंगे कि जो बिजली के तारे हैं इनसे टकरा जाती है, और खासकर ये ज़्यादा उड़ भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ द हैवी वेट, तब भी कारण है टकराने का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक कमेटी भी गठित की थी। ठीक है, ये चीज़ें क्या इंपॉर्टेंस है GIB का, तो इनको हम पल्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी कहते हैं, या हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड्स को संभालने वाला GIB ही है। उसके बाद देखिए क्या थ्रेट है, प्रिडेशन, यानी कि जो भी आपके बड़े बड़े एनिमल्स इसे खा सकते हैं। पावर लाइंस का बहुत बड़ा एक कंसर्न रहता है, और देखिए 2020 के डाटा के अनुसार 18 GIB एनुअली डाई करते हैं ड्यू टू द पावर लाइंस। ठीक है, और भी चीज़ें, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस, पोचिंग, हंटिंग, क्लाइमेट चेंज भी एक समस्या है। क्या स्टेप्स लिए गए हैं? एक तो ये कि प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया इनके लिए, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कंजर्वेशन ब्रीडिंग हमने देखा भी। उसके बाद लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, हंटिंग इसका करना मना है। कैपेसिटी डेवलपमेंट भी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि इनका पॉपुलेशन बढ़े, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड जब ये मामला गया था रिगार्डिंग द डेथ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉक्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग करने के लिए अपने तरफ से इनिशिएटिव लिया, जो GIB एंड लेशर फ्लोरिकन के कंजर्वेशन प्रोग्राम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज करनी है तो मल्टी लेवल कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी। याद रखना है सिर्फ GIB नहीं, और भी कोई स्पीसीज आ जाए कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, मल्टी लेवल कोलैबोरेशन की जरूरत है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, दस प्रोटेक्टिंग द GIB।
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक सॉइल हेल्थ में। अब आप समझिए कि कंटेक्स्ट क्या है। जो यूनेस्को है यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो आपका साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यही बॉडी है ना, थोड़ा सा नाम हम भूल रहे हैं लेकिन आप भावनाओं को समझ जाएं, ठीक है। तो जो यूनेस्को है जो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स डेवलप करने के प्लान में है, जो सॉइल के हेल्थ को मॉनिटर करेगा। और इसके लिए कुछ पार्टनर्स भी एसोसिएटेड हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कंटेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो यूनेस्को इज प्लानिंग टू हैव वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। क्या काम करेगा ये, तो जो सॉइल डिग्रेड हो चुके हैं या फिर जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करेगा। और जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम समाधान निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और सॉइल के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, चूँकि ज्योग्राफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको हम आसान करते हैं। जिस ज़मीन पर आप चलते हैं उसको सॉइल कहते हैं। ऐसा क्या ज़रूरी है, आप तो रोड पर भी चलते होंगे लेकिन उसे हम सॉइल कहते हैं? नहीं। सॉइल में क्या होता है कि जो आपका रॉक्स होते हैं उसके जो माइन्यूट्स पार्टिकल्स हैं, टुकड़े जिसको हम कहते हैं महीन टुकड़े, उसके साथ आप ह्यूमस मिला दें तो वो आपका पूरा सॉइल बनता है, ठीक है। और सॉइल को डेवलपमेंट के लिए एक प्रोसेस होती है, एक होता है आपका जोनल सॉइल, एक ए जोनल सॉइल। तो ए जोनल सॉइल जो होते हैं वो बेसिकली डिपोजिशनल सॉइल होते हैं, कहीं पर बनते हैं कहीं डिपॉजिट होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है अलुविलियल सॉइल। एक है आपका जोनल सॉइल यानी कि उसी जगह पर वो बना है और डिपॉजिट हो गया है। तो कैसे बना होगा, तो सबसे नीचे आपका बेड रॉक होगा, ठीक है। और बेड रॉक जब टूटा होगा तो छोटे छोटे मटेरियल्स में टूटेंगे, और ज़्यादा जब वो टूटा तो और महीन हो गया, और ज़्यादा फिर टूटा तो और महीन हो गया। उसके बाद अगर ह्यूमस मिल गया तो फिर आपका वो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बन गया। और खेती आपका टॉप लेयर ऑफ द सॉइल में ही होती है, इसलिए इसको लेयर में डिफाइन किया गया है। एक है वो हॉरिजॉन्टल लेयर जो कि सबसे टॉप लेयर है, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप आएगा ए होराइजन लेयर। यहाँ पर आपका होराइजन थोड़ा कम, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा कम रहता है लेकिन मिनरल्स यहाँ पर रहते हैं, कुछ ह्यूमस कंटेंट रहते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ई होराइजन रहता है। यहाँ पर क्या है कि जो मिनरल्स होते हैं यहाँ पर आपका लीचिंग होता है, जैसे बरसात हो गई तो जो मिनरल्स है वो आपका ए से ओ की तरफ आ जाएगा। तो जो बी होराइजन है यहाँ पर आपका जो भी मटेरियल लीच होके आए हैं यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो सी होराइजन है ये आपका जो पार्शली ब्रोक्ड पैरेंट मटेरियल है वो है, ये आपका सी है ना, छोटे छोटे में जो टूटे हैं। और ये जो आप बेड रॉक देख रहे हैं आर, जो कि अनवेदर्ड है ना, यही टूट के आपका सी बना है। तो ये कंसेप्ट है आपका। तो कौन कौन से फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, रिलीफ यानी कि अल्टीट्यूड आप कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं। पैरेंट मटेरियल क्या है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, उस हिसाब से आपका मिनरल कंपोजिशन बन जाता है। क्लाइमेट, वेजिटेशन, लाइफ फॉर्म्स, टाइम, ह्यूमन एक्टिविटी, ये सब आते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें तो सॉइल की जो क्वालिटी है, चाहे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, उसमें अगर कमी आ जाए तो सॉइल डिग्रेडेशन हो गया। उसके कारण क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी पर नुकसान होगा। उसके कारण क्या होगा, फूड सिक्योरिटी दिक्कत होगी। इसके कारण क्या होगा, फार्मर्स की इनकम सिक्योरिटी पर खतरा आ सकता है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए वर्ल्ड एटलस ऑफ डेजर्टिफिकेशन के अनुसार 75% ऑफ सॉइल जो ऑलरेडी डिग्रेडेड है, तब समझ रहे 70%, 1-2% नहीं, 75% ऑलरेडी डिग्रेडेड है। और 2050 तक ये 90% तक हो सकता है। अब सॉइल डिग्रेडेशन के कारण क्या है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो आप देखिए इसरो का डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस है 2021 का ये डाटा है। टोटल डिग्रेडेड लैंड जो भारत में है वो 96.4 मिलियन हेक्टेयर है, जो लगभग 29.3%, अप्रोक्स 30% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया वो आपका सॉइल डिग्रेडेड है। तो ये फैक्ट आप अच्छे से यूज करेंगे। फैक्टर्स क्या है बिहाइंड द डिग्रेडेशन इन द सॉइल हेल्थ, एक तो डिफॉरेस्टेशन है, ये तो आपको पता ही होगा। सेलिनाइजेशन या अल्कलाइजेशन बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजर यूज, बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड यूज, ठीक है। और आप देखिए कि जो आपका पंजाब एरिया है वहाँ के 50% जो एरेबल लैंड है वो डैमेज हो चुके हैं सैलिनिटी कारण। सैलिनिटी कैसे आ रही है, बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इरीगेशन। उसके बाद इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। अब आप समझिए कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है पंजाब हरियाणा, यहाँ पर
मोनोक्रॉपिंग होती है, या तो आपके वीट उपज किए जाते हैं या फिर आपके राइस उपज किए जाते हैं, ठीक है, जनरली। तो इसके कारण क्या है, क्रॉप रोटेशन नहीं होता है, क्रॉप रोटेशन ना होने के कारण फर्टिलिटी रिकवर नहीं होती है, इसके कारण क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बानी ग्रासलैंड जो गुजरात में है, उसका डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर ग्रेजिंग। क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट किया जा रहा है आजकल, उसके लिए प्रोग्राम्स भी है लाइक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड का भी कंसेप्ट है, इसके अंतर्गत सॉइल के हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर्स, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मॉनिटर किया जाता है, जिसके अंतर्गत 3 न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आ जाते हैं उसके बाद, जिसमें जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गए, छोटे छोटे क्वांटिटी में जरूरत होती है इनकी। उसके बाद फिजिकल पैरामीटर्स लाइक पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ओसी हमें ध्यान नहीं आ रहा है क्या तो है ओसी, ये आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट कवरेज को इम्प्रूव किया जा रहा है, जैसे आपका जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से अगर हम पिछले 2019 से कंपेयर करें तो लगभग 2261 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बढ़ोतरी आई है। उसके बाद बर्निंग ऑफ क्रॉप्स को रोका जा रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू लॉज रेगुलेशंस इन द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा। उसके बाद बोन चैलेंज का एक प्लेज है, बोन चैलेंज जर्मनी में है, वहाँ पर एक प्लेज लिया गया था कि भाई साहब 2030 तक जो ग्लोबल गोल है कि डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप को हम रिस्टोर करेंगे, कितने एरिया का, 350 मिलियन हेक्टेयर का बाय 2030। 2020 का हमने नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी वो क्रॉस हो चुका है, तो 2030 का याद रखिए आप, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगा। सॉइल कवर को मैक्सिमाइज करिए, डिस्टर्बेंसेस कम हो उसके लिए लिमिटेड टिलिंग होना चाहिए। केमिकल आउटपुट, जो केमिकल इनपुट हम दे रहे हैं फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वो आपका रीजनेबल होना चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, इसके अंतर्गत क्या आता है, जितनी ज़रूरत है ज़मीन को पानी की, फर्टिलाइजर की, उतना ही दिया जाए, और इसके लिए जीपीएस, सेंसर, डाटा एनालिटिक्स सब यूज किया जा सकता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फार्मिंग सेक्टर, या फिर होता है ना ई टेक इन द एड ऑफ फार्मर्स, ये आपका जो सिलेबस है उसके अंतर्गत मैच हो जाता है। उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड सॉइल कंजर्वेशन का कंसेप्ट भी आ सकता है। तो ये हमने कवर किए पूरे मेजर टॉपिक्स। अब आते हैं माइनर टॉपिक्स में। तो जो पहला टॉपिक है वो है आपका एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट रिलीज किया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कुछ हाईलाइट है, एज सच उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख सकते हैं इसको। उसके बाद है आपका दूसरा यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। तो क्या खबर है, आइवरी कोस्ट, अब ये कहाँ पर है, आप थोड़ा मैप में देखिए। इन्होंने यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया है। और क्या है ये वाटर कन्वेंशन, तो बेसिकली 1992 में इसे अडॉप्ट किया गया था हेलेनिस्की, फिनलैंड में, ठीक है। और ये लीगली बाइंडिंग है। क्या ऑब्जेक्टिव है उसको हम देखते हैं। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर होना चाहिए, यही बात है, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और ये ध्यान रखना है आपको कि जो यूनाइटेड नेशन का वाटर कोर्स कन्वेंशन है, ठीक है, और जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये इस कन्वेंशन की कुछ बातें यहाँ से अलाइन करती है, मिलती है, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है नेविगेटिंग न्यू हॉराइजन्स, ए फॉरेसाइट रिपोर्ट रिलीज बाय यूएनईपी। तो बेसिकली एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि जो ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस वो तो काफ़ी तेज़ी से एक्सेलरेट होता जा रहा है। क्या है ये ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, तो इसके अंतर्गत 3 क्राइसिस अभी जो दुनिया में चल रहा है, पॉल्यूशन का क्राइसिस, बायोडाइवर्सिटी का लॉस का क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस। लेकिन इस रिपोर्ट में एक बात और बोली गई है कि भाई साहब एक तो क्राइसिस चल ही रहा है, लेकिन ग्लोबल पॉली क्राइसिस चल रहा है, यानी कि 3 के अलावा भी अन्य क्राइसिस चल रहे हैं। जैसे वॉर के कारण जो युद्ध चल रहे हैं आप देख ही रहे हैं, ये भी एक क्राइसिस है, इसके कारण वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस पैदा हो रही है। उसके साथ साथ एक्सट्रीम वेदर के क्राइसिस है, पैंडेमिक्स जो क्राइसिस आया, और कहा जा रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है जो आज हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिंक है ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ये जो क्राइसिस है पूरे देश भर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया, इंटरकनेक्टेडनेस, एक
एक देश में कुछ हुआ तो दूसरा देश भी प्रभावित होता है, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकता है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, और आप इसे मेंस में यूज कर सकते हैं। इट्स द डायरेक्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और डाटा आपको ध्यान रखना है, खासकर ये पॉइंट याद रखना है, यूएनईपी ने बोला है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लाइमेट चेंज एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो कंटेक्स्ट यही है कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मार्जिनल फार्मर्स रिपोर्ट, ये रिलीज हुआ है बाय द फोरम ऑफ इंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है, जो आपका मार्जिनल स्मॉल मीडियम फार्मर किसे कहते हैं। तो मार्जिनल फार्मर्स उन्हें कहते हैं जिनका जो लैंड एरिया है वो 1 हेक्टेयर से कम है। स्मॉल उसे कहते हैं जो 1 से 2 हेक्टेयर में आते हैं। और उसके बाद मीडियम की बात करें तो जो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच जिनका लैंड है। लार्ज फार्मर्स की बात करें तो 10 हेक्टेयर या उनसे ज़्यादा है। तो अगर डिजास्टर आता है, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन फेस करेगा? सिंपल सी बात है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है। और वो हमारे देश का 85% फार्मर्स है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो क्या कुछ हाईलाइट है? तो ये जो एक्सट्रीम वेदर आ रहे हैं, फ्लड आ रहा है, ड्राउट आ रहा है, डिजास्टर आ रहा है, तो जो फार्मर्स है काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम में भी कमी आ सकती है, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। आप फार्मर्स देख रहे हैं, आप देखिए 86% ऑफ द फार्मर्स उन्होंने अपना जो पेशा है वो बदल दिया है ड्यू टू क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सिलेबस का, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लागू करने में भी दिक्कतें आ रही हैं, लाइक फिजिकल रिसोर्सेज, मॉनेटरी रिसोर्सेज ना होना, ये सब बातें हैं। क्या रिकमेंडेशन किया गया है? तो जो अभी आपके ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, जो कंसेप्ट एफएओ ने डेवलप किया है, तो उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। उसके बाद लैंड प्रोडक्टिविटी से शिफ्ट होकर वाटर प्रोडक्टिविटी की तरफ जाइए। क्या है लैंड प्रोडक्टिविटी? यानी कि हम ये देखते हैं कि भाई जो पार्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड है वो कितना ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। वाटर प्रोडक्टिविटी क्या है? पार्टिकुलर एरिया ऑफ वाटर वो कितना ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि हम जो वाटर दे रहे हैं, पार्टिकुलर एरिया नहीं, माफ़ करिए, जो हम पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कितना ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या हम उसमें इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, वो बात की गई है, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग इनिशिएटिव क्या है? बस एक लाइन में याद रखना है कि ये जो इनिशिएटिव लॉन्च की गई है टू एड्रेस द रिस्क ऑफ नेचर लॉस ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, बस। उसके बाद फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज, बेसिकली क्या है कि इसका नाम चेंज कर दिया गया है, यानी कि ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है जिसको 27 सेशन ऑफ UNFCCC में स्टैब्लिश किया गया था शर्म अल शेख इजिप्ट 2022 में, उसको अब नाम बदलकर फंड टू रेस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज कर दिया गया है। क्या पर्पज है इसका? नाम से पता चल रहा है कि ये जो फंड है उन देशों को मदद करेगा जहां पर डिजास्टर आने के कारण या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण जो निगेटिव कंसिक्वेंसेस हुए इतनी ज़्यादा हो गई कि वो अपने आप को रिकवर नहीं कर सके, लाइक राइजिंग सी लेवल्स हो गया, हीट वेव्स, डेजर्टिफिकेशन, ओशन एडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन हार्म्स पॉलिनेटर्स मोर, एक स्टडी आया है आपका। तो आप समझिए कि इस स्टडी में क्या बोला गया है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो पॉलिनेटर्स को ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। पॉलिनेटर्स में कौन कौन आ जाते हैं? बीज आ गए, बटरफ्लाई आ गए, जो प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं तब जाके प्लांट्स जो है फल देती है, ठीक है। खासकर जो आपके क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं। और इसमें ये बात भी कही गई है जो क्रॉप डिस्ट्रॉइंग पेस्ट है, जिसको हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर करके मारते हैं, ये तो एयर पोल्यूशन से उतने ज़्यादा प्रभावित भी नहीं होते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो प्रभावित हो जाती है, जो बुरी चीज़ें होती है वो उसका इम्पैक्ट नहीं मिलता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो की फाइंडिंग्स आप देखिए, कुछ यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो सबसे खतरनाक पॉल्यूटेंट रहा है जो पॉलिनेटर्स को प्रभावित कर रहा है वो है ओजोन। अब थोड़ा सा पॉलिनेशन और पॉलिनेटर का कंसेप्ट आप समझिए। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो पॉलन ग्रेन्स है ना, वो मेल एंथर में पाए जाते हैं। फ्लावर्स है, फ्लावर्स का मेल पार्ट होता है जिसको एंथर कहते हैं, वहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है फीमेल स्टिग्मा में। आप समझिए कि जैसे मेल का स्पर्म है और फीमेल का जो ओवेरी उसमें ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद आपके फर्टिलाइजेशन होते हैं और बच्चे पैदा होते हैं। कुछ कंसेप्ट आपका फ्लावर में इसी टाइप से लगता है, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि जो प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं,
एक है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि उनको दूसरे प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है, वो जो प्लांट्स है उसमें जो फूल है, ठीक है, और उसमें जो पॉलन ग्रेन्स है वो सेम फ्लावर ऑफ द प्लांट या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट वो ट्रांसफर हो जाते हैं आपके स्टिग्मा में। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर से आते हैं। कौन लेकर आता है, जो कैरियर है, बीज, बटरफ्लाइज, ये लेकर आते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आप उन्हें पॉलिनेटर्स कहते हैं, दीज आर एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। और ये विंड हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स, बैट्स कुछ हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या, ये फूल है, ये जो आपका एंथर है, ठीक है, जो कि आपका फ्लावर में। तो पॉलिनेशन अगर होना है तो एंथर डायरेक्टली जो पोलन ग्रेन्स इसमें ट्रांसफर कर देगा, ये नीचे फिर ओवेरी में जाएगा, फर्टिलाइज होगा, फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये स्टिग्मा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। जो एंथर होता है आपका वो मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन में आप देखिए जो प्लांट ही अलग हो गया, यहाँ एंथर इस प्लांट से लाया गया है और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में इंसर्ट किया जा रहा है। कौन करेगा, हमने एजेंट के बारे में बात कर ही लिया है। उसके बाद है व्हाइट पेपर ऑन ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग। अब समझिए कि ये ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग क्या होता है। तो ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग का मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियली यानी कि वाया ह्यूमन टेक्निक जो ग्लेशियर्स है उसके इर्द गिर्द जो क्लाइमेट सिस्टम है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ताकि जो ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज और इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है सी लेवल राइज का, उसको हम कम कर सके। और इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी है जैसे ओशियन हीट ट्रांसपोर्ट इंटरवेंशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपका सेडिमेंट्स बर्न्स या इसको हम फाइब्रस कर्टेन्स, एक मान के चलिए कपड़ा टाइप का, उसको हम ग्लेस जो आपका ओशियन वार्म करंट से जो टच करते हैं ग्लेशियर को, उससे ढक देते हैं ग्लेशियर को, ताकि वार्म ओशियन करंट्स उसको टच ना करे या उसका इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो और इससे आपका मेल्टिंग ना हो ग्लेशियर का। एक है आपका बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशन, ठीक है। और जियो इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ, डेलिबरेटली अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम कर सके। इसके लिए आपका सोलर जियो इंजीनियरिंग या सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट अपनाया जाता है। इसके माध्यम से क्या है कि सोलर रेडिएशन जो आ रहे हैं सन से उसको कम किया जाने का प्रयास करता है। कैसे, हम मिरर बिछा देंगे स्पेस में तो जो सोलर एनर्जी आ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, या फिर एरोजोल इंजेक्शन ताकि बरसात हो जाए, क्लाउड बन जाए तो भी रिफ्लेक्ट कर देगा, या मेराइन क्लाउड ब्राइटनिंग, ये सब कुछ कंसेप्ट है, यूपीएससी ने पूछा है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा आपका कार्बन जियो इंजीनियरिंग या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो जब हम रिमूव करेंगे आर्टिफिशियली CO2 को तो भी आपका जो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, ग्लेशियर मेल्टिंग कम होगा। उसके लिए आपका कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक, ओशियन अल्कलिनिटी इन्हांसमेंट, ओशियन फर्टिलाइजेशन, ये सब कुछ कंसेप्ट लागू किए जाते हैं, यही चीज़ है। उसके बाद है आपका ड्यूअल टावर सोलर थर्मल प्लांट। इसका एक ही फैक्ट याद रखना है कि चाइना ने वर्ल्ड का पहला ड्यूअल टावर सोलर थर्मल प्लांट ओपन किया है दैट बूस्ट द एनर्जी एफिशिएंसी 24% से एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। मतलब पहले अगर 100 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो इस टेक्नोलॉजी से 124 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसी कहते हैं इफिशिएंसी इनोवेशन से भी आता है। ये बात हो गई। उसके बाद है साइट्स रिलीज रिपोर्ट एंड रोजवुड। तो रोजवुड के बारे में हमें देखना है। तो रोजवुड बेसिकली क्या है, ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्री है, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाने वाली ये ट्रीज है रोजवुड, और इसको पॉलीसैंडर भी कहते हैं। और इसमें और भी वैरायटी हैं, और फर्नीचर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। इकोसिस्टम के रोल की बात करें, सॉइल इंप्रूवमेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब भी करने में मदद करते हैं मतलब। उसके बाद अगर हम साइट्स की बात करें तो जो आपका साइट्स नाम से पता चल रहा है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ विल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो बेसिकली आप समझिए एग्रीमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर इंडेंजर्ड स्पीसीज का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उसका ट्रेड हो रहा है, उसको ये रेगुलेट करता है, ताकि भाई ट्रेड अगर इनका किया जा रहा है तो इतना ना हो जाए कि ये एक्सटेंट ही हो जाए। इसलिए आपका ये कन्वेंशन है और ये लीगली बाइंडिंग है बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ द नेशन टू एंश्योर
कि इंटरनेशनल ट्रेड इन द स्पेसिमेन ऑफ विल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, वही हमने आपको बताया, ठीक है। और 184 मेंबर है, इंडिया पार्टिसिपेंट, इंडिया भी एक मेंबर है। और साइट्स के 3 अपेंडिक्स आते हैं, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। अपेंडिक्स 1 में उन स्पीसीज को रखा जाता है जो नष्ट होने के कगार पर है, यानी कि एक्सटिंक्शन पर। और यहाँ पर इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिटेड है, कारण भी साफ साफ जाहिर होता है। अपेंडिक्स 2 की बात करें तो ये अभी फिलहाल थ्रेटन तो नहीं है, लेकिन भविष्य में थ्रेटन हो सकते हैं अगर सिमिलर ट्रेड चलता रहा, सिमिलर एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा तो, ठीक है। उसके और क्या रेगुलेशन है, एक्सपोर्ट परमिट या फिर री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, लेकिन इंपोर्ट परमिट की जरूरत नहीं होती है। अपेंडिक्स 3 में क्या है, इसमें पार्टिकुलर कंट्री रिक्वेस्ट करेंगे और इसमें ये बोला जाएगा कि भाई साहब आप कोशिश करिए कि इस स्पीसीज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और अगर इनका ट्रेड होता है तो अप्रोप्रिएट परमिट्स या सर्टिफिकेट्स की भी रिक्वायरमेंट करवाई जा सकती है। तो उसके बाद है आपका एक्यूलेरिया मैलेशिनेसिस, जिसको हम अगर वुड भी कहते हैं। तो ये आपका एवरग्रीन ट्री है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, बांग्लादेश, भूटान या फिर ओवरऑल साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलता है, साउथ एशिया में भी मिलता है, ठीक है। प्रोटेक्शन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ के शेड्यूल 4 में ये शामिल है। और फिर आपका मेगाफोना। तो मेगाफोना की बात करें तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नॉन 41,000 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रिच का नेस्ट, ऑस्ट्रिच का घोंसला डिस्कवर किया है आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और मेगाफोना का मतलब क्या है, जनरली ये वो स्पीसीज होते हैं, एनिमल स्पीसीज, जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है एक थ्रेशोल्ड से, जनरली 50 kg उससे ज़्यादा है, उसको मेगाफोना करार दे देते हैं। मेगा मतलब बड़ा। उसके बाद है जॉर्डन कर्सर। क्या कंटेक्स्ट है कि ये जो जॉर्डन कर्सर है, जो कि बर्ड स्पीसीज है, इसको 10 सालों से नहीं देखा गया है। और ये जो जॉर्डन कर्सर है, ये नॉक्टर्नल बर्ड है, यानी कि रात में ये एक्टिव रहते हैं और ईस्टर्न घाट में ही केवल मिलते हैं, याद रखना है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के इंडेमिक है, मतलब आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। और आप देखिए श्री लंकमलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके लिए डेडिकेटेड है, जो कि आंध्र प्रदेश में ही है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। उसके बाद है वेल्वेचिया बैक्टीरिया। वेल्वेचिया मेथड क्या है आप हमें बता सकते हैं? आप अगर उसको आप बता सकते हैं तो ये भी चीज़ आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिंट्रीचिया कैनी वरिस। बेसिकली साइंटिस्ट ने डेजर्ट मॉस को खोजा है, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका ये। तो यहाँ पर आपको मोसेस को समझना पड़ेगा। अब ये छोटे छोटे न्यूज क्यों मैगजीन में डाले जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी पूछ लेती है लीचेन, मोसेस, इन सबको कॉमनली ऑप्शन में डालती है। तो मोसेस जो है वो स्मॉल नॉन वस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट है, ब्रायोफाइटा के डिवीजन में आते हैं। समझ में आया? जैसे प्लांट किंगडम है, उसमें आपका ब्रायोफाइटा एक डिवीजन होता है, उसमें आपका ये मोसेस आते हैं। नॉन वस्कुलर मतलब क्या हुआ, इनका कोई स्टीम रोट नहीं होता है और ये फ्लावर भी नहीं देते, ठीक है। और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सेप्ट इन साल्ट वाटर रीजन। ये चीज़ें हैं बस। अराकू कॉफ़ी की बात करें तो प्रधानमंत्री ने जो मन की बात कही थी उसमें अराकू कॉफ़ी का मेंशन किया गया है। अराकू अरेबिका कॉफ़ी भी इसे कहते हैं, और आंध्र प्रदेश और ओडिशा में ये अच्छे खासे ग्रो होते हैं। जीआई टैग भी मिला है 2019 में इन्हें। अराकू वैली में ये ग्रो करते हैं। अराकी वैली कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट, ठीक है। और ये ट्राइबल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ऑर्गेनिक अप्रोच के साथ। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हो रही है, ट्राइबल्स का जो इनकम सोर्स है वो भी डाइवर्सिफाई हो रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि ऑर्गेनिक के कारण इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, इनको अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। फिर आपका उमलिंग ला पास। ये उमलिंग ला पास जो है आपका ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है, अलोंग द लद्दाख रेंज, और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था अंडर द प्रोजेक्ट हेमंग। और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो इंडिया का लद्दाख और चाइना को सेग्रीगेट करता है, ठीक है, तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, टूरिज्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये कनेक्टिविटी। अदर इंपॉर्टेंट पास लद्दाख में देखें तो खारदुंग ला पास, चांगला पास, टांगलांग ला पास। लद्दाख का आपको मैप जरूर बनाने आना चाहिए, ऐसे करके आपको बस
कहाँ गया भाई, हाँ ये है, और आपका ये लद्दाख है। आप मैप में पॉइंट कर दीजिए कि कहाँ पर कौन से पासेस हैं, आपका काम हो जाएगा। सो ये थी फ्रेंड्स पूरी इन्वायरमेंट की सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे इश्यू है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लेक्चर इनिशिएटिव अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। थैंक यू।